Hello friends, welcome to Analytics IS Academy and welcome to our polity classes where we have been discussing certain important questions related to Indian polity and constitution that have been asked in previous year UPSC prelims examination, dear friend. And through these classes, what we have been trying to do, dear friend, we have been trying to develop a good conceptual clarity over certain important concepts by revisiting these questions that have been asked in previous year. हम आपके साथ कोशिश कर रहे हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हम आपके साथ डेवलप कर पाए कि देखिए जब एग्जामिनेशन कंडीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके आपको अपना एक प्रिसाइज एक एक्यूरेट आंसर चूज करना पड़ता है। और देखिए हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस की कि देखिए एक ऐसा टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए, दैट इज अ टॉपिक ऑफ लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए ये एक टॉपिक ऐसा रहा है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखिए हम इस सीरीज़ को टॉपिक वाइज आपके साथ लेकर चल रहे हैं दोस्तों। पहले हमने आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, डियर फ्रेंड। सेशन स्टार्ट करेंगे, एक बढ़िया सेशन आप लोग के साथ दोस्तों। बट उसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। माई नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग Indian polity and constitution for UPSC civil services aspirant since last more than 1 decade, dear friend. And in your preparation journey, if you have any doubt related to polity, constitution, international relations, then you can connect with me through these social media platform. इनसे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी सीरीज को, जहाँ पर हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करें लगातार दोस्तों, जिससे आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो देखिए यहाँ पर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। तो देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में, और जब हम आपके साथ बात कर रहे थे पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में, एट दैट टाइम वी डिस्कस दैट सम ऑफ दीज कमेटीज आर एडहॉक कमेटीज, सम ऑफ दीज कमेटीज आर परमानेंट कमेटी। एथिक कमेटी इज वन सच कमेटी, डियर फ्रेंड, दैट इज देयर टू inquire into, complain of any misconduct that have been done by any member of parliament, or if they have done anything while violating certain privileges that they enjoy. So जो भी privileges वो enjoy करते हैं, अगर उन्होंने कोई violation किया है, इससे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन होती है तो उसमें इंक्वायरी करने के लिए आपके पास क्या है, एथिक्स कमेटी। और उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमेटी, ठीक बात है, initially it was an ad hoc committee, later on it became a permanent committee. Only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. ये गलत बात है दोस्तों। Any person can make a complaint दोस्तों, आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ता है और आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं। The committee cannot take up any matters which is sub judice, एकदम सही बात है। अगर कोई मैटर सब जुडिस है उसको लेकर देखिए कमेटी इंक्वायरी नहीं कर सकती दोस्तों। इट मीन्स 1 and 3 is the right answer, dear friends. So C, I think C is the right answer. C आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। Which of the following statement are correct in respect of money bill? देखिए हमने आपके साथ बात की 4 categories of bill: ordinary bill, money bill, financial bill and constitutional amendment bill। और देखिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 110, 110 दे डील विथ मनी बिल। एक आर्टिकल डील करता है प्रोसीजर्स रिलेटेड टू मनी बिल, और देखिए एक आर्टिकल डील करता है कि व्हाट आर दोज मैटर्स दैट कम अंडर मनी बिल, और मनी मैटर्स क्या हैं। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इट हैज़ टू बी ए गवर्नमेंट बिल। हमने आपके साथ ये बात भी डिस्कस की कि गवर्नमेंट बिल क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट बिल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए स्टेटमेंट क्या है। आर्टिकल 109 मेंशंस अबाउट स्पेशल प्रोसीजर, सही बात है दोस्तों, रिगार्डिंग मनी बिल। अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये भी मुझे सही लग रहा है। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव, राज्यसभा के पास मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड पावर होती है दोस्तों, हमने आपके साथ डिस्कस किया। आइदर दे कैन अप्रूव इट और दे कैन सजेस्ट सर्टेन चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, एकदम सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर राज्यसभा कोई अमेंडमेंट कह रहे हैं, कोई चेंजेस, कोई सजेशन दे रहे हैं,
तो क्या ऐसा कोई सजेशन अमेंडमेंट मनी बिल के रिगार्डिंग वो लोकसभा पर बाध्यकारी है? इधर इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा? नो डियर फ्रेंड, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, ये आप पर बाध्यकारी नहीं है। तो ओनली 1, 2 एंड 3 दे आर द राइट ऑप्शंस डियर फ्रेंड। सो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों सी। सी विल बी द राइट आंसर। ये बात समझ पा रहे हैं? देन विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन बजट की बात हो रही है, जिसको देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया था अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, यूनियन बजट बोलते हैं। और देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया व्हाइल टॉकिंग अबाउट सर्टेन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि अंडर आर्टिकल 112 इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट जी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इट शुड बी लेड डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सरासर गलत है दोस्तों, क्योंकि ये ड्यूटी किसके ऊपर है? राष्ट्रपति महोदय के ऊपर है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर ये बात सही लिखी गई है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट डियर फ्रेंड। राष्ट्रपति की क्या है? ड्यूटी है। सो द राइट आंसर विल बी बी। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम डियर फ्रेंड। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो इलेक्टेड बॉडीज है दोस्तों, उसमें महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई है। और जब अगला डीलिमिटेशन होगा, अगला जो डीलिमिटेशन होगा दोस्तों, उसके बाद ये व्यवस्था क्या की जाएगी? लागू की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट बोले प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। 18th लोकसभा की कोई बात नहीं की गई है। अगले डीलिमिटेशन परिसीमन की बात कही गई, उसके बाद ये व्यवस्था में आएगा दोस्तों। दिस विल बी फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। सही बात है। एंड देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन। एकदम सही बात है दोस्तों। जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं उनके लिए इस कोटे के अंदर सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। यहां पर नेक्स्ट डीलिमिटेशन की बात है, 18th लोकसभा की बात नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी सी। सी यहां पर क्या है? राइट आंसर है। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और देखिए बार बार हमने आपके साथ डिस्कस किया कि संसद के किसी सदन को बुलाना, उसका प्रोरोगेशन करना, ये एक राइट है किसका? राष्ट्रपति महोदय का। और राष्ट्रपति महोदय ऐसा करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑर्डिनरली, अनलेस अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस न हो। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर हाउस को समन और प्रोरोग करते हैं, और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डियर फ्रेंड। सो प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए मुझे लग रहा है कि शायद गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट सीने डाई, मतलब अनिश्चित काल के लिए। बट देर इज नो बार। सही बात है, कोई बार नहीं है प्रेसिडेंट पर। कभी भी हाउस को क्या कर सकते हैं? प्रोरोग कर सकते हैं। सेशन चल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर उसे सेशन को एंड कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। सो द राइट आंसर विल बी सी शुड बी द राइट आंसर डियर फ्रेंड। सी मुझे लगता है कि सही आंसर होना चाहिए, और सी इसका आंसर है भी दोस्तों। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया कि यूनियन पार्लियामेंट के लेवल पर दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आपका पॉपुलर हाउस है, पीपल्स हाउस है, लोअर हाउस भी बोलते हैं। और देखिए सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल है जनरली इट इज फॉर 5 ईयर। राज्यसभा हमने आपके साथ डिस्कस किया, एक परमानेंट बॉडी है, उच्च सदन है आपका, काउंसिल ऑफ स्टेट है।
बट लोकसभा को दोस्तों 5 साल की जो समय अवधि है, जो 5 ईयर का जो जनरली टाइम पीरियड है, उसके पहले भी इसे डिसॉल्व किया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और देखिए जब भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा, जो पेंडिंग बिल हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही। तो विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा इट लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। एकदम सही स्टेटमेंट है। यदि कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है और लोकसभा से अभी पास नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है दोस्तों, और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है दोस्तों, सच बिल शैल लैप्स, ऐसा जो बिल होगा वो लैप्स कर जाएगा। अ बिल पास बाई लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये बात भी सही है, लोकसभा से पास हो चुका है बट राज्यसभा में पेंडिंग है, ऐसा बिल भी लैप्स हो जाएगा। बट यहां पर बात की जा रही कि अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन द हाउसेस फॉर ज्वाइंट सिटिंग। यदि कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है और दोनों सदनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट आ गया है दोस्तों, इस डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने एक संयुक्त सेशन की बात कही है, एक ज्वाइंट सिटिंग की बात की है, और ज्वाइंट सिटिंग उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। सच बिल विल नॉट लैप्स, ऐसा जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा यदि ऑलरेडी समन कर चुके हैं हाउसेस को फॉर ज्वाइंट सिटिंग। ये बात समझ पा रहे हैं, सच बिल विल नॉट लैप्स डियर फ्रेंड, ये बात समझ पा रहे हैं। सो सच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो 1 और 2 विल बी द राइट आंसर। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, बी। बी यहां पर सही आंसर है दोस्तों। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और देखिए हमने आपके साथ लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग ऑफिसर्स के बारे में बात की, हमने आपके साथ बात की लोकसभा के स्पीकर के बारे में, और हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ही इंजॉयज ए स्पेशल पोजीशन एज वेल एज सम स्पेशल पावर। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए। While any resolution for the removal of a speaker of Lok Sabha is under consideration, जब लोकसभा के स्पीकर को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो तो he or she shall not preside। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ही हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है तो आप चेयर पर नहीं बैठ सकते, एकदम सही बात है। he shall not have the right to speak, ये गलत बात है दोस्तों। आप इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इस प्रक्रिया में बोल भी सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं, और आप इस पूरी प्रक्रिया में वोट भी कर सकते हैं। सो आपके पास राइट है टू पार्टिसिपेट एंड टू स्पीक। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ही और शी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन। नो, आप वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे, कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। अगर दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर है तो आप कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग डियर फ्रेंड। सो वन ओनली ए विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए यहां पर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, यहां पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अ बिल दैट डील्स विद एक्सक्लूसिवली मनी मैटर्स, ऐसा बिल जो केवल और केवल मनी मैटर से डील करता है, सच अ बिल इज नोन एज मनी बिल। और आर्टिकल 109, आर्टिकल 110 हमने आपके साथ बात की। When the Lok Sabha transits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill। तो देखिए फाइनेंस बिल के केस में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो फाइनेंस बिल होता है वो इंट्रोड्यूस तो मनी बिल की तरह से होता है, मतलब इंट्रोड्यूस केवल कहां पर होगा, लोकसभा में। बट जो राज्यसभा होती है फाइनेंस बिल के कॉन्टेक्स्ट में इक्वल लेजिस्लेटिव पावर इंजॉय करती है, तो यस इट कैन अमेंड एंड इट कैन रिजेक्ट, सही बात है। When the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make certain recommendations। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में भी ये स्टेटमेंट सिंह है। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, बट यस फाइनेंस बिल के केस में ऐसा हो सकता है दोस्तों, इट कैन बी पॉसिबल। सो मुझे तो लगता है कि देखिए तीनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही है, और सी शुड बी द राइट आंसर। देखिए यहां पर बात की जा रही है लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंस बिल और मनी बिल के केस में। तो देखिए आई थिंक पर्सनली कि यहां पर देखिए तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही होने चाहिए विद रेफरेंस टू मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अ बिल रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स
अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गलत है। अंडर आर्टिकल 368 एनी बिल डीलिंग विथ अमेंडमेंट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना भी इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी, सही बात है दोस्तों, एकदम सही बात है। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाई बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी, और सही बात है कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, सो बी शुड बी द राइट आंसर। बी यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बात समझ पा रहे हैं, आई होप कि यहां तक कोई डाउट नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर इनटू 4 कैटेगरीज। देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर इज नोवेयर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं पर भी इन मिनिस्टर्स को कैटेगराइज नहीं किया गया है। वी हैव बीन डूइंग सो while following a practice in England, dear friend. इंग्लैंड में इस तरह की एक व्यवस्था बनी और भारत में भी हम एज पर दैट प्रैक्टिस वी आर कैटेगराइजिंग मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है इट इज नो वेयर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन लोकसभा, एकदम सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि पहले आप कितने भी मिनिस्टर्स क्या कर सकते थे, बना सकते थे, बट आपके साथ हमने एक अमेंडमेंट लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया कि उस अमेंडमेंट के बाद मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती केंद्र के लेवल पर, विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती राज्य के स्तर पर। आपको चैट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट एज पर मी, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग डियर फ्रेंड, सही बात है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर, ठीक है। देखिए भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देर आर सर्टेन स्पेशल पावर्स that are available to Lok Sabha but not available to Rajya Sabha. In a similar manner, there are certain special powers that are available to Rajya Sabha but not available to Lok Sabha. जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस किया अंडर आर्टिकल 249, अगर राज्य सूची के संबंध में कोई विषय है और राष्ट्रीय हित में यदि ऐसा जरूरी है कि उस पर एक कानून बनाया जाए, तो ऐसा रिजोल्यूशन, ऐसा विधेयक केवल और केवल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दोस्तों, राज्यसभा सर्टिफाई करेगी। उसी तरह से ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उससे संबंधित जो बिल है वो राज्यसभा में ही क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा दोस्तों। इन अ सिमिलर मैनर वी हैव डिस्कस कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, देखिए उसमें दोनों हाउस पार्टिसिपेट करेंगे, बट ये प्रक्रिया इनिशिएट होती है कहां पर, राज्यसभा में। ऐसे ही कुछ पावर है किसकी, लोकसभा की, जो स्पेशल पावर है। देखिए इमरजेंसी के केस में दोनों हाउसेस क्या करते हैं, रेटिफाई करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट कैन बी इंट्रोड्यूस एंड पास ओनली इन लोकसभा। राष्ट्रपति के इंपीचमेंट में दोनों हाउसेस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो राइट आंसर विल बी टू ओनली विल बी द राइट आंसर डियर फ्रेंड। विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर and conduct of business in Lok Sabha, the election of the deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix. ठीक बात है। There is a mandatory provision that election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। The deputy speaker has the same power as that of speaker while presiding over the sitting. सही बात है दोस्तों। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that motion is moved by the speaker and duly seconded by prime minister. गलत बात है दोस्तों, एकदम गलत बात है। तो यहां पर देखिए जो सही स्टेटमेंट मुझे लग रहा है कि देखिए 1 और 3, ठीक है, सही स्टेटमेंट यहां पर हो सकते हैं। और देखिए ए इज द राइट आंसर।
वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में, और देखिए हमने आपके साथ दो तरह की डेमोक्रेसीज के बारे में बात की है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भारत ने पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को ब्रिटेन से क्या किया, एडॉप्ट किया। बट ब्रिटेन में देखिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बार बार हम आपके साथ ये बात डिस्कस करते रहे कि भारत और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एक बड़ा अंतर यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लेकर देखिए लिमिटेड पावर है वहां की जुडिशरी को। बट भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो जुडिशरी है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि ये जो कानून भारतीय संसद द्वारा बनाए जा रहे हैं ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, देन सच लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। सही स्टेटमेंट है। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी सही है दोस्तों। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। अंडर आर्टिकल 145 संविधान पीठ का गठन कर सकते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टू लुक इनटू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी एक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर मी। तो देखिए सी इसका सही आंसर होना चाहिए और सी इसका सही आंसर है दोस्तों। द राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए एक्सक्लूसिव पावर है किसकी, राज्यसभा की, इक्वल पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने में ठीक बात है इक्वल पावर है। द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा के पास पावर है, इक्वल पावर नहीं है। कट मोशंस लोकसभा के पास पावर है। तो बी शुड बी द राइट आंसर। अमेंडमेंट के केस में लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर है दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he is not a member of legislature of that state. तो देखिए आप यदि राज्य विधायिका के या केंद्रीय संसद के सदस्य नहीं है किसी भी हाउस के, तब भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं और 6 महीने बाद आपको किसी न किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपकी एज यदि आप लोकसभा या राज्य विधानसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का आप मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। बट वोट देने के लिए दोस्तों, वोट देने के लिए एज क्या है, 18 ईयर। तो यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि ऐसा पर्सन जो वोट देने के लिए एलिजिबल हो, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में चुने जाने के लिए एज वाइज एलिजिबल हो, उसकी एज 25 या 30 ईयर हो, such person can be appointed as minister. Otherwise no, dear friend, otherwise no. According to Representation of People Act, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified. तो ये Representation of People Act ये बोल रहा है कि किसी भी आपराधिक मामले में यदि आपको 2 या 2 से अधिक साल की सजा हो जाती है तो आप 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, परमानेंटली नहीं, 6 ईयर के लिए। और यहां पर 5 साल की बात की जा रही है, इट इज फॉर 2 ईयर, 2 और मोर देन 2 ईयर। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं दोस्तों, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, डियर फ्रेंड। डी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एट ही और शी थिंक्स फिट। कहीं पर भी बुला सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन। फिर से देखिए यहां पर संविधान कहीं पर भी बात नहीं करता 3 सेशंस की। संविधान में बस ऐसा ही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। और एज पर कन्वेंशन इस्टेब्लिश इन इंडिया, भारतीय जो संसद है 3 नॉर्मल सेशन में मिलती है और इसके बियॉन्ड भी स्पेशल सेशंस हो सकते हैं, पर संविधान में इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि 3 सेशन होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट ए पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, एकदम सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सी शुड बी द राइट आंसर। एकदम आसान सवाल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम, देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हमने अपने सेशंस में आपके साथ लगातार की है। और देखिए आइडियली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमने आपके साथ डिस्कस किया। बट ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्लियरली अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में
जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर से ही लिए जाते हैं, और इसलिए कुछ ऐसी पोस्ट हैं दोस्तों जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये भी सही बात है दोस्तों, बट द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नो वे डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद क्या है, संविधान में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 इज राइट डियर फ्रेंड। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, हाँ, राज्यों की विधानसभा के बारे में बोल रहे हैं, जिस तरह से केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति नए सेशन को एड्रेस करते हैं, उसी तरह से गवर्नर ऑफ स्टेट मेक्स ए कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। देखिए, चुनाव के बाद जो पहला सेशन होता है और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसे एड्रेस करते हैं कौन? गवर्नर्स ऑफ स्टेट। एकदम सही बात है। व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये भी एकदम सही बात है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट डियर फ्रेंड। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, और आई होप कि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, बार बार देखिए सवाल आ रहा है मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेकर। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेकर देखिए बार बार सवाल आ रहे हैं, इनको लेकर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए दोस्तों। A bill shall be deemed to be money bill if it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of tax। सही बात है। Not correct आपको बताना है। क्या बताना है? Not correct. A money bill has provisions for the custody of consolidated fund or contingency fund। सही बात है। A money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund। गलत बात है दोस्तों। Appropriation मतलब पैसा निकालना consolidated fund से, ना कि कंटिंजेंसी फंड से। अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी। एकदम सही बात है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को लेकर एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए दोस्तों। और इसी तरह से देखिए और भी क्वेश्चंस हम आपके साथ ले आएंगे, उन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखिए 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ्लाइंग कलर के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है, अलग अलग बैकग्राउंड से। कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है। और इसी तरह से दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली और अगले साल के अटेम्प्ट को अपना एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं और एक अच्छे गाइडेंस की तलाश में, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस अकेडमी आर गोइंग टू लॉन्च 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स दैट विल कवर all aspects of your UPSC civil services preparation, GS, CSAT, optional, current affairs, test series, mentorship, सारी चीज़ें इस कोर्स का पार्ट है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस कोर्स को लेकर कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।